लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 3 के एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसमें हम इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, ट्रीटीज और प्रोटोकॉल्स जैसे कि साइट्स कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्कुरी, सीएमएस कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन एंड इन्वायरमेंटल एक्ट्स और लेजिस्लेशंस जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट अस लर्न टुगेदर। फर्स्ट इज इंडिया रेटिफाइड द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड द डिस्पोजल इन। तो इंडिया ने कौन से ईयर में रेटिफाई की थी बेसल कन्वेंशन? तो इंडिया ने रेटिफाई की थी 1992 में। अगर हम बेसल कन्वेंशन की बात करें, द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बिटवीन nations to reduce the movement of hazardous waste between nations and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries। बट इसमें एक कैच है, ये कन्वेंशन रेडियो एक्टिव वेस्ट को एड्रेस नहीं करता। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें हजार्डस वेस्ट होती है बट रेडियो एक्टिव वेस्ट को ये कंट्रोल नहीं करता। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। Rotterdam Convention is a multilateral treaty to promote shared responsibilities in relation to the import of। तो रोटरडम कन्वेंशन hazardous chemicals and pesticides दोनों के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 2 and 3। So Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade is a multilateral treaty to promote shared responsibilities in relation to the import of hazardous chemicals। जैसे कि एक एक्सपोर्ट कंट्री है यूएसए एंड इंपोर्टर है इंडिया। तो जो एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन रहेगा कि उसकी सेफ हैंडलिंग हो, उस पे लेबलिंग हो अच्छे से कि इंडिया को पता चल जाए इसके क्या साइड इफेक्ट्स है केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के। और इंडिया के ऊपर भी ऑब्लिगेशन रहेगा, इंडिया अगर इसको इंपोर्ट कर रही है, कि इसको सेफली हैंडल करे। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। How many persistent organic pollutants does Stockholm Convention aims to eliminate or restrict the production? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में कितने persistent organic pollutants हैं? तो इसमें है टोटल 22, जिसको बोलते हैं डर्टी डजन। तो इनको पहले इसको डर्टी डजन बोला जाता था बिकॉज इसमें 12 थे, बट इसमें अभी टोटल 22 persistent organic pollutants है। So the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants is an international environmental treaty that aims to eliminate or restrict the production and use of 22 persistent organic pollutants जैसे कि एल्ड्रीन, डीडीटी, माइरेक्स, ये सब पीओपीस हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स जिसको पीसीबीज कहा जाता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन जैसे केमिकल्स इसमें हैं। एंड रिसेंटली इंडिया ने 22 में से 7 आउट ऑफ 22 पीओपीज को रेक्टिफाई करके बैन किया। तो इसलिए ये न्यूज में था, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ऑल्सो नोन एज साइट्स कन्वेंशन, इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो साइट कन्वेंशन को एडमिनिस्टर करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर हम साइट्स कन्वेंशन की बात करें तो इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कन्वेंशन को वॉशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है, तो हमें याद रखना है साइट्स कन्वेंशन को। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लैनेट, एनिमल्स, plants by ensuring their international trade in the specimen doesn't threaten their survival। अगर हम देखें, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ही कंट्री में सारे प्लांट्स या सारे एनिमल्स पहुंच जाए। तो इस वजह से इस ट्रीटी को लाया गया, जिसमें 3 अपेंडिसेस हैं। अपेंडिक्स 1 जिसमें कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, तो इस अपेंडिक्स में जो भी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है उसका कमर्शियल ट्रेड नहीं पॉसिबल। सेकंड है अपेंडिक्स 2 जिसमें ट्रेड इज क्लोजली मॉनिटर्ड, तो इसमें ट्रेड को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। एंड लास्ट इज अपेंडिक्स 3, दिस इज ट्रेड विद कॉपरेशन। तो इस अपेंडिसेस का हमें ध्यान रखना है।
Minamata Convention is a legally binding global treaty to protect human health and environment from the adverse effects of. तो Minamata Convention protect करती है from the adverse effects of mercury. Minamata Convention is a legally binding global treaty to protect human health and environment from the adverse effects of mercury. तो इसको भी यूएनईपी ही एडमिनिस्टर करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा साइट्स कन्वेंशन, इसको भी यूएनईपी ही एडमिनिस्टर करता है। अगर हम मर्करी पोल्यूशन के सोर्सेज की बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, गोल्ड माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे कि क्लोरीन प्रोडक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, फ्लोरेसेंट बल्ब्स एंड बैटरीज, तो ये सब मर्करी पोल्यूशन के सोर्सेज है। इसको भी याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मर्करी पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, सीएमएस कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज, तो सीएमएस को बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसको भी यूएनईपी ही एडमिनिस्टर करता है। हमने दो स्लाइड पहले देखा, वॉशिंगटन कन्वेंशन को साइट्स कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसको भी यूएनईपी ही एडमिनिस्टर करता है। तो यूएनईपी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी याद रखना है, ये है कीनिया, कीनिया नायरोबी में है इसका हेडक्वार्टर्स। साइट्स, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी एंड सीएमएस कन्वेंशन, इन तीनों को ही यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है। तो सीएमएस एम्स टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, मेरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट देयर रेंज। तो इसका मतलब है जैसे कि इंडिया के ऊपर है चाइना, अगर चाइना से कोई भी माइग्रेटरी स्पीशीज इंडिया आती है तो इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा कि उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए हैबिटेट बनाना, टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज। जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज इंडिया से कहीं और जाएंगी या इंडिया आएंगी, उनके लिए एक सस्टेनेबल हैबिटेट बनाना, ये इंडिया के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर ऑब्लिगेशन होगा। इसमें अपेंडिक्स 1 है जिसमें थ्रेटन माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, एंड अपेंडिक्स 2 है जिसमें माइग्रेटरी स्पीशीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो इसकी सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13/2020 हुई थी गांधीनगर में। लास्ट सीओपी हुई थी गांधीनगर में, जहां पे 10 माइग्रेटरी स्पीशीज को ऐड किया गया था टू सीएमएस अपेंडिक्स, और इंडियन स्पीशीज थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन एंड एशियन एलिफेंट, जिनको अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया। और इसकी नेक्स्ट सीओपी होगी सीओपी 14 उज्बेकिस्तान में, जो कि है सेंट्रल एशिया में, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान। इसकी सीओपी 14 इस साल वहीं पे होगी। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एपेक्स एडवाइजरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज हेडेड बाय, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम मोदी। अगर हम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। So this is a statutory body established under the Wildlife Protection Act of 1972. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में फॉर्म हुआ था। और बाकी स्टैट्यूटरी बॉडीज का भी ध्यान रखना है। नेशनल, ये तो हमने पढ़ लिया, एनबीडब्ल्यू। सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसको हेड करता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एवरी जू इन द कंट्री इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम द अथॉरिटी फॉर इट्स ऑपरेशन। तो इंडिया में कोई भी जू होता है तो इसी यहीं से उसको रिकॉग्निशन मिलता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी से। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको भी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हेड करते हैं। एंड लास्ट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये चारों स्टैट्यूटरी बॉडीज को ध्यान रखना है, चारों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर एस्टैब्लिश हुई है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू 4 शेड्यूल्स। ये वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स 4 शेड्यूल में ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट्स, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल, प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम। It empowers the central and state governments to declare any area of wildlife sanctuary, national park, community and conservation reserves, or closed area. The act prohibits, तो इस चीज पे ध्यान रखना है, एक्ट प्रोहिबिट करता है हंटिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट
तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, विद द परमिशन ऑफ एन ऑथराइज्ड ऑफिसर वेयर एन एनिमल हैज बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। तो हंटिंग प्रोहिबिटेड है, बट कुछ केसेस में जहां पे ह्यूमन लाइफ को खतरा है वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर जैसे कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है स्टेट का, तो वो परमिट कर सकता है हंटिंग को। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क को फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू 4 शेड्यूल्स। उनके मैनेज हैबिटेट्स को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है और ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर किया जाता है और इसमें हंटिंग प्रोहिबिटेड है। If a particular plant species is placed under Schedule 3 of the Wildlife Protection Amendment Act 2022, what is the implication? तो Schedule 3 में plants हैं, तो इसके लिए एक लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। अगर किसी भी प्लांट को शेड्यूल 3 में डाल दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के, तो उसको लाइसेंस चाहिए टू कल्टिवेट। अब हम इसके शेड्यूल्स को देखते हैं। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर 6 शेड्यूल्स थे, बट रिसेंटली 2022 में अमेंडमेंट हुआ जिससे कि 6 से अभी 4 शेड्यूल्स रह गए हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 में देयर आर एनिमल्स विच हैव बीन अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये सब शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 2 में है एनिमल्स विच हैव लेसर प्रोटेक्शन एंड शेड्यूल 3 में है स्पेसिफाइड प्लांट्स जैसे कि नील कुरिंजी, गोल्ड थ्रेड, मिशमी टीटा, ट्री टर्मरिक, कॉमन यू, ब्लू वेंडा, पिक्चर प्लांट, रेड वेंडा, डैफोडिल ऑर्किड, इंडियन पोडोहिलम एंड कुथ, जिसके लिए लाइसेंस चाहिए टू कल्टीवेट। यही हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। एंड लास्ट शेड्यूल 4 में है स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर द साइट्स कन्वेंशन। तो साइट्स में हमने पढ़ा था 3 होते हैं अपेंडिसेस, अपेंडिस 1, 2 एंड 3। अपेंडिस 1 में होता है ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल्ड एंड ट्रेड विद कॉपरेशन। तो फर्स्ट में था ट्रेड प्रोहिबिटेड था, सेकंड में ट्रेड विद कॉपरेशन, सॉरी, सेकंड में था ट्रेड इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड थर्ड में था ट्रेड विद कॉपरेशन। तो ये साइट्स के 3 अपेंडिसेस हैं। तो इस चारों का हमें ध्यान रखना है, चारों शेड्यूल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act 1986? तो Environment Protection Act 1986 के अंडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जिसे CGWA भी कहा जाता है। तो बाकी स्टैट्यूटरी बॉडीज का भी ध्यान रखना है। CGWA, नेशनल गंगा काउंसिल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) इज हेडक्वार्टर्ड इन, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर स्टैब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो इसमें एक 3 टायर स्ट्रक्चर है जो स्टैब्लिश किया गया है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज NBA जो कि चेन्नई में है, सेकंड आर द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड थर्ड इज द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज जो कि एस्टैब्लिश की जाती है एट लोकल लेवल टू प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स। दिस अथॉरिटीज आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल फंड्स। तो ये तीनों अथॉरिटीज के पास स्पेशल फंड्स होते हैं एंड सेपरेट बजट to carry research and have power of supervision and control over biological resource। अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की बात करें तो ये बॉर्न हुआ था इंडिया अटेम्प्ट टू रियलाइज ऑब्जेक्टिव्स इंश्राइंड इन द UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 1992 में साइन हुई थी। वहां से ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया विच रिकॉग्नाइजेस द सॉवरन राइट्स ऑफ स्टेट्स टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब इंडिया के पास एक्सक्लूसिव एंड सोवरन राइट्स हैं जो भी उनकी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसको यूज करने का। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आइडेंटिफाइज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो कि 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, ये आइडेंटिफाई करता है 4 राइट्स को, 4 टाइप्स ऑफ राइट्स। तो जैसे कि टाइटल राइट्स with a maximum of
4 hectares, use rights for minor forest produce, relief and development rights and forest मैनेजमेंट राइट्स। अगर हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड टू दी फॉरेस्ट dwelling शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो और other traditional dwellers who have been residing in such forest for at least 3 generations, या तो ऐसे फॉरेस्ट dwellers जो कि 75 years तक वहां पे रह रहे हो। तो ये है कंडीशन जिसको ये राइट्स मिलते हैं। विच स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज? तो एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश का। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक बाइनियल प्रोडक्शन है जो कि हर 2 साल में एक बार पब्लिश की जाती है बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 1987 में। अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001 की बात करें तो ये 17th बाइनियल असेसमेंट थी बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है इंडिया का 24.62%। तो इसको अच्छे से याद रखना, इस एग्जैक्ट फिगर हमें याद होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट 25% है, तो इतना तो हमें याद रखना है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट वो है मिजोरम का। तो मिजोरम की टोटल एरिया का 85% अप्रोक्सीमेट है फॉरेस्ट कवर। देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।